भाई यार जॉन सीना का ये जो मैच हो रहा है ना कोडी रोड्स के साथ अनडिस्प्यूटेड चैंपियनशिप के लिए, ये मैच जीत के जॉन सीना ना सिर्फ 17 टाइम वर्ल्ड चैंपियन बनने का जो करिश्मा है, जो कारनामा है उसको करेंगे, बल्कि एक ऐसा अजीब रिकॉर्ड भी अपने नाम कर लेंगे। तो भाई पिछले 7 सालों से जब डब्ल्यूडब्ल्यू के टीवी मैचेस की बात होती है, प्रीमियम लाइव इवेंट के मैचेस की बात होती है, तो एक भी सिंगल्स मैच जॉन सीना ने नहीं जीता है। तो यानी कि अगर वो जीते मैच तो 7 साल के बाद अपना पहला मैच जीतेंगे, और वो भी कौन सा वाला मैच, रेसलमेनिया की, वो भी नाइट के सीधा मेन इवेंट में जाके उस बंदे को हरा के जिसके पास 1 साल से चैंपियनशिप है, अनडिस्प्यूटेड चैंपियनशिप है। तो अगर अगर ये डब्ल्यूडब्ल्यू है, ठीक है, अगर इसको हम किसी रियल स्पोर्ट की तरह देखें, जैसे कि यूएफसी की तरह देखें या फिर बॉक्सिंग की तरह देखें, तो कौन ही बंदा बोलेगा कि ऐसे हालात में जॉन सीना जीत सकता है। और इसीलिए भाई डब्ल्यूडब्ल्यू को जो बहुत सारे लोग बोलते हैं ना यार कि यार ये तो स्पोर्ट है, ये तो स्पोर्ट भी नहीं है, तो एंटरटेनमेंट है, यहाँ पे सारी चीजें स्क्रिप्ट के हिसाब से होती है। जिसको एक बार समझ में आ गया डब्ल्यूडब्ल्यू देखनी कैसे है, फिर भाई वो डब्ल्यूडब्ल्यू देखना कभी छोड़ नहीं सकता। और इसी के साथ वेलकम है आपका वॉइस ऑफ रेसलिंग के एपिसोड नंबर 657 में। और एक चीज और बताऊंगा डब्ल्यूडब्ल्यू देखने के बारे में, ड्रू मैकिंटायर ने बड़ी मस्त बात बोली है, लेकिन सबसे पहले एक हिंट, एक स्पॉइलर, एक टीज, एक क्या जो भी आप इसको बोलना चाहो बोल सकते हो। डब्ल्यूडब्ल्यू कल मंडे नाइट रॉ में एडवर्टाइज कर रही थी कि रोमन रेंस 11वीं बार पार्टिसिपेट करने वाले हैं रेसलमेनिया के मेन इवेंट के अंदर। तो अब अगर आप पूरे रोमन रेंस के पूरा इतिहास उठा के देख लो ना, तो रोमन रेंस अब तक 9 बार रेसलमेनिया को मेन इवेंट कर चुके हैं, और ये उनका 10वीं बार मेन इवेंट करना होगा। और हाँ, इसके अंदर जो दो नाइट्स के जो हुए थे वो भी सब काउंट हो चुके हैं। लेकिन अब ये ऐसा कैसा हिसाब है कि अगर बंदे का 10वां मेन इवेंट होने जा रहा है तो डब्ल्यूडब्ल्यू इसको 11वां क्यों बोल रही है? तो अब यहां से कुछ लोग ना स्पेकुलेट कर रहे हैं कि कहीं डब्ल्यूडब्ल्यू इनडायरेक्ट वे में ये तो नहीं बताना चाह रही कि जो रोमन रेंस है वो नाइट 2 का जो कोडी रोड्स और जॉन सीना का मैच होगा उसके अंदर भी पार्टिसिपेट करेगा। क्योंकि एक बार रूमर्स ये भी निकल के आए थे कि ऐसा भी हो सकता है कि जो भी बंदा जीतेगा ये रोमन रेंस, सीएम पंक, सेथ रॉलिंस का मैच, उसको अनडिस्प्यूटेड चैंपियनशिप के लिए मौका मिल सकता है। फिर डब्ल्यूडब्ल्यू कैसे भी करके उस एंगल को डाल सकती है। तो क्या डब्ल्यूडब्ल्यू का पहले से ही प्लान है ऐसा? अब देखो, ट्विस्ट एंड टर्न्स डब्ल्यूडब्ल्यू बहुत तगड़े वाले दे देती है, और अब आपको ऐसा सोचने की जरूरत नहीं है कि स्टोरी लाइन के हिसाब से ऐसा सेंस बन रहा है या फिर नहीं। क्योंकि अगर ट्विटर के ऊपर ट्रिपल एच की कुछ नजर पड़ गई और उन्होंने ऐसी चीज देख ली तो वो उस चीज को पॉसिबल भी कर सकते हैं। लेकिन इसके अगेंस्ट में एक दूसरी दलील ये भी है कि जो कैश इन हुआ था ना सेथ रॉलिंस का रेसलमेनिया 31 के अंदर, वहां पे उसको डब्ल्यूडब्ल्यू 2 मेन इवेंट काउंट कर रही है। क्योंकि पहले रोमन रेंस और ब्रॉक लेसनर का सिंगल्स मैच चल रहा था, और उसके बाद सेथ रॉलिंस के कैश इन ने उसको ट्रिपल थर्ड मैच बना दिया था। तो अब ये एक पॉइंट ऑफ डिस्कशन चल रहा है इस समय कि क्या डब्ल्यूडब्ल्यू बता रही है कि रोमन रेंस की जो एंट्री है वो नाइट 2 के मेन इवेंट के अंदर होने वाली है। आई थिंक अगर ऐसा होगा भी तो मेरे ख्याल से इस तरीके से तो वो पता यार कुछ बोल भी नहीं सकते यार, अभी ट्रिपल एच के टाइम में ना कुछ भी हो जाता है। तो आप इसके ऊपर क्या सोचते हो, क्या आपका कहना है, वो डेफिनेटली कमेंट सेक्शन में आप बता सकते हो। लेकिन अगर पार्टिसिपेशन नाइट 2 के मेन इवेंट में किसी और बाहर के बंदे की भी होती है तो भाई देखो ये मैच केओटिक होने वाला है पक्का। वैसे भी तो ये होगा ही, लेकिन जैसे हमने लास्ट ईयर रेसलमेनिया के अंदर देखा था डब्ल्यूडब्ल्यू ने सारे बम फोड़ दिए थे, तो शायद वैसी चीजें हम दोबारा से इस नाइट 2 के मेन इवेंट में एक्सपेक्ट कर सकते हैं। शार्लेट फ्लेयर ने टिफनी स्ट्रैटन के बारे में एक बात बोली थी, ओ इज दैट व्हाई लुडविग काइजर मेरे डीएम्स के अंदर है। तो अब इस चीज को ना बिल्कुल ही मजे में लेके जा चुके हैं टिफनी स्ट्रैटन और उनके बॉयफ्रेंड लुडविग काइजर। तो उन्होंने ना टिफनी स्ट्रैटन की इंस्टाग्राम पे एक कमेंट छोड़ा है और लिखा है चेक योर डीएम्स, और साथ में वो आई विंक वाली इमोजी और वो लिट फायर वाली इमोजी को उन्होंने पोस्ट किया है। ये इस समय ना एक अलग ही माहौल बन गया है पूरा शार्लेट फ्लेयर और टिफनी स्ट्रैटन के इस मैच के अराउंड, क्योंकि अब ये लिटरली स्टोरी लाइन में तो पर्सनल थे ही, रियल लाइफ में भी पर्सनल होने की तरफ जा रहे हैं। और जब कभी ऐसा होता है ना तो मामला या तो बहुत तगड़ा हो जाता है या फिर उसको बहुत ही अनप्रोफेशनल भी बनाया जा सकता है। होपफुली इनके मैच के अंदर वैसी कोई चीज रिफ्लेक्ट ना हो, क्योंकि अगर वो हो गई तो इसको इनफेमस मैच की तरह तो जाना ही जाएगा, और बाकी फिर लोग बोलेंगे यार देखो इन दोनों बंदों को भी आमने सामने मत भिड़वाना वरना ये कांड करके चले जाते हैं। कल मंडे नाइट रॉ में हमको ये भी पता चला था कि जो मैच है फेटल 4 वाला इंटरकॉन्टिनेंटल चैंपियनशिप के लिए वो अनाउंस हो चुका है। क्या इस मैच का रिजल्ट भी हमको पता चल चुका है? तो ये मैं आपको ट्वीट दिखाना चाहूंगा जहां पे ये बंदा कह रहा है कि फिन बैलर ने पिन कर लिया पेंटा को, ब्रॉन ब्रेकर ने पिन कर लिया फिन बैलर को, पेंटा ने पिन कर लिया डोमिनिक मिस्टीरियो को। तो सिर्फ डोमिनिक मिस्टीरियो ही ऐसा बंदा बचा है जिसने किसी को पिन नहीं किया। तो रेसलमेनिया 41 इट इज हैपनिंग। अगर आपको समझ में नहीं आया तो मैं बता देता हूं इस बंदे के भाव क्या हैं। ये कहना चाह रहा है कि हर एक बंदे को एक एक जीत तो मिल चुकी है, तो फिर अब शायद डोमिनिक मिस्टीरियो को इसीलिए रोक के रखा है क्योंकि रेसलमेनिया 41 में जो फेटल 4 वे मैच होगा, इस मैच के अंदर डोमिनिक मिस्टीरियो मैच को जीत जाएंगे और इंटरकॉन्टिनेंटल चैंपियनशिप उनकी हो जाएगी। मेरे ख्याल से इस मैच का
कोई भी रिजल्ट हो, शायद मैं सबके साथ ओके हूं। अगर ब्रॉन ब्रेकर जीते, मे भी बहुत सारे लोग हो सकता है इससे प्रॉब्लम, मुझे नहीं लगता कि इतना ज्यादा इसमें कोई प्रॉब्लमैटिक है। पेंटा उनको WWE टू द मून लेके जाने वाली है, तो आज नहीं तो कल वो तो होगा ही। फिन बैलर, भाई इस बंदे को चैंपियनशिप चाहिए ही चाहिए। आई थिंक अगर मैं सबसे ज्यादा कोई बंदा चाह रहा हूं तो फिन बैलर है। एंड डोमिनिक मिस्टरी भी अगर जीत गए तो आई थिंक जितना उन्होंने हार्डवर्क किया है उसके लिए उनको रिवॉर्ड देना बनता है। और ये बंदे का जो कैरेक्टर है, चैंपियनशिप अगर इसके पास आ गई तो सोचो फिर इसका स्वैग किस तरीके का हो सकता है। तो क्या लग रहा है आपको, क्या इस तरीके से डोमिनिक मिस्टीरियो के जीतने का चांस बन रहा है, या फिर अगर आपको कोई पिक करना हो, प्रेडिक्शन नहीं कि भाई इस बंदे को जीतना चाहिए इनमें से, तो फिर वो कौन सा है? अच्छा, पेंटा के बारे में ये बात भी आपको बता देता हूं, जो कि ऑल एलीट रेसलिंग के फैंस शायद सुन के खुश नहीं होने वाले। तो पेंटा ने ना डायरेक्ट ही WWE और AEW का कंपेरिजन कर दिया, और मुझे लग रहा है कि ये बंदा बहुत सीधा है, इसको पता नहीं है कि पब्लिक में ऐसी चीजें बोलनी नहीं चाहिए। पेंटा से पूछा कि WWE में आके आपको कैसा लगा, कहते हैं आई थिंक, फिर बोलते हैं नॉट थिंक, WWE इज द बिगेस्ट कंपनी, ऐसा उन्होंने क्लियर बोल दिया। कहते हैं कि WWE वाले तुमको फील करवाते हैं कि तुम एक बड़े सुपरस्टार हो, यहाँ का एनवायरनमेंट बहुत ही ज्यादा प्रोफेशनल है, और कहते हैं ये पेंटा एरा है, और WWE को बहुत ज्यादा वो प्रेज कर रहे हैं इससे रिलेटेड। तो मैं देख रहा था कि कुछ जो AEW के फैंस हैं उनको ऐसा प्रॉब्लम सी हो गई कि यार WWE की, मुझे नहीं समझ में नहीं आता कि मैं तो WWE भी देखता हूँ, मैं AEW भी देखता हूँ, अगर मैं ऐसा इंसान हूँ तो मेरे को प्रॉब्लम क्या हो रही है किसी चीज से? भाई मेरे घर थोड़ी पैसे आ रहे हैं जो मेरे को किसी की एक तरफदारी करके फिर किसी के बारे में बुरा सुन के बेकार लग जाएगा। हाँ, वो वैसी कुछ बातें नहीं होनी चाहिए जो कि वैल्यूज के हिसाब से बेकार हो, तब तक ठीक है। पता नहीं लोग ऐसी बातों में ट्रिगर कैसे हो जाते हैं, बट पेंटा की ये बात AEW के फैंस को तो देखो डेफिनेटली छेड़ के चली गई। एक बहुत ही क्विक अपडेट दे देता हूँ आपको निकी बेला के बारे में, क्योंकि जिस तरीके से पिछले कुछ महीनों में हमने उनके बारे में रूमर सुने थे, फिर उन्होंने WWE के साथ साइन भी कर लिया था, उसके बाद से मामला ठंडा सा हो गया है। तो भाई देखो, अब एक चीज क्लियर नजर आ रही है कि WWE निकी बेला को उस तरीके से तो देखो अभी ऐसा लग नहीं रहा यूज करने वाले कि वो रेगुलर कोई एक्टिव WWE की सुपरस्टार हो, बल्कि WWE उनको एक अट्रैक्शन की तरह शायद यूज करने वाली है। और वैसे भी अब शायद या तो कोई सरप्राइज रेसलमेनिया में हमको मिल सकता है, उसके भी चांसेस कम है, लेकिन रेसलमेनिया के बाद ही अब वो कहानी जो है निकी बेला की शुरू होगी। और ये अगेन मैं तो चाहता हूं कि ऐसी ब्री बेला को भी लेके आ जाएं। स्टेफनी भाई, तुम अपना शो उधर बना रहे हो, तो अगर इधर भी आ जाओगे तो वो स्टोरी को अगर रिक्रिएट कर दें तो मेरे ख्याल से वो नॉस्टैल्जिया में जीने का मजा आ जाएगा। एक तो हम लोग पता है नॉस्टैल्जिया से बाहर क्यों निकलते, बट लेजिट वो स्टोरी बहुत बढ़िया थी। वो टर्न करना निकी बेला का, वो थप्पड़ ही थप्पड़ जो एक दूसरे तीसरे को बजाते थे। तो कुल मिला के निकी बेला ऐसा शायद अभी एक्टिव तो नहीं है, और जो भी मामला होगा उनको आप रेसलमेनिया के बाद ही समझो। जिस तरीके से ये CM पंक, सेथ रॉलिंस, रोमन रेंस और पॉल हेमन की स्टोरी प्रोग्रेस करी है, इसमें से कुछ बहुत बड़ी बड़ी प्रॉब्लम्स हैं, ठीक है। अब ये फैंस की प्रॉब्लम है, आप बताना इससे आप कितना इत्तेफाक रखते हो। सबसे पहले तो जो पॉल हेमन ने मंडे नाइट रॉ के प्रोमो में अपनी लाइन बोली थी कि आई विल ऑलवेज बी लॉयल टू माई बेस्ट फ्रेंड CM पंक, और वही लॉयल वाली बात उन्होंने रोमन रेंस के लिए बोली थी। तो पता नहीं ऐसा पॉल हेमन ने क्यों बोला, लेकिन क्या बहुत ज्यादा है ना कमीनापन दिखा चुके हैं पॉल हेमन CM पंक के साथ। CM पंक भी वैसे पॉल हेमन के साथ, वो पुरानी WWE की स्टोरीज में अगर आप देखोगे तो मुझे समझ में आता है कितनी भारी भरकम शब्दों का चुनाव किस तरीके से पॉल हेमन ने कर लिया। एंड सेम गोस फॉर रोमन रेंस, क्योंकि इनके बीच में भी तो तकरार हो ही चुकी थी, वो जो ब्रॉक लेसनर के आने की वजह से एंगल हुआ था, फिर रोमन रेंस ने फायर भी कर दिया था, वैसा वाला जो सारा सीन हुआ था। तो पता नहीं ऐसा उन्होंने क्यों बोला, तो शब्द तो उन्होंने भारी भरकम बोल दिया, लेकिन उनकी बातों पर भरोसा बिल्कुल भी करने की जरूरत नहीं है। और दूसरी चीज जो कि फैंस का कह रहे हैं कि भाई ये अब ज्यादा हो रहा है, वो है सेथ रॉलिंस का फेवर वाली चीज को अपने लिए भी स्टोरी लाइन के अंदर लेके आना। तो बहुत सारे लोगों का मानना है कि पहले से ही फेवर इतना चल रहा था, इतने टाइम के बाद तुमने हमको बताया, अब जबरदस्ती का स्टोरी लाइन को इंटरेस्टिंग बनाने के लिए तुम सेथ रॉलिंस के साथ भी वाला एंगल क्यों डाल रहे हो कि अब इसका भी कोई फेवर आ जाएगा, ऐसा फैंस का मानना है। और मुझे लगता है कि ये कुछ बहुत गलत भी नहीं है कि ऐसा मैं बोल दूं कि बिल्कुल ये क्या बात बोल दी, बट अगेन अगर मैं अपने तरीके से इसको देखो तो मैं ऐसा नहीं सोचता। मुझे लगता है कि क्योंकि ऑलरेडी बात चल भी रही है ना कि सेथ रॉलिंस पॉल हेमन की साइड आ सकते हैं, तो WWE ने सोचा, अगेन ट्रिपल एच ने ट्विटर देख लिया, उन्होंने देखा कि अरे इस राउंड कुछ चल रहा है तो हम चलो प्ले करते हैं स्टोरी लाइन के अंदर, और लेजिट होगा तो बहुत ज्यादा जॉ ड्रॉपिंग वाव फैक्टर वाला मूवमेंट कि भाई क्या रोमन रेंस और क्या CM पंक की हम लोग बात कर रहे थे, और पॉल हेमन सेथ रॉलिंस के साथ आ चुका है। बाकी ये पॉल हेमन देखो, मैंने आपको आई थिंक अभी पॉल हेमन तो अब इंपॉर्टेंट बहुत फील होना शुरू है स्टोरी लाइन के अंदर। मैंने आपको बहुत पहले ही बता दिया था कि पॉल हेमन का क्या रोल है और पॉल हेमन इस स्टोरी लाइन में क्या कर रहा है, उस बात से बहुत ज्यादा फर्क पड़ता है कि इस मैच का आउटकम क्या होगा। इवन मैच के आउटकम के बाद, अभी रेसलमेनिया खत्म होने के बाद WWE थोड़ी खत्म हो रही है, उसके बाद भी तो स्टोरी लाइन होगी, तो वहां भी एक बहुत बड़ा रोल होगा पॉल हेमन का। और आई थिंक अब तो काफी WWE ने भी इसको एविडेंट दिखाने की कोशिश कर रही है कि पॉल हेमन क्या करने वाला है, वो ही काफी ज्यादा निर्भर करेगा इस मैच के आउटकम के ऊपर, या फिर बंदा कैसा फील करने वाला है, जो भी हार रहा है फिर वो जीत रहा है। पहले सिर्फ फील हो रहा था कि रोमन रेंस और CM पंक तक ही सीमित है, लेकिन अब इसमें सेथ रॉलिंस ने भी अपनी नाक घुसेड़ दी है। एक फनी
फनी वे में फैंस ये कह रहे हैं कि अबे ये क्या था भाई, सेथ रॉलिंस ने बस स्टॉम्प नहीं मारा, इस बात का उसको फेवर चाहिए, अबे ये कौन सा फेवर लेनी बात हुई। लेकिन वही अगेन डब्ल्यूडब्ल्यू स्टोरी लाइन में जो दिखाना चाहती है वो दिखा लेती है, और अब सेथ रॉलिंस भी उस कतार में लग चुके हैं कि वो पॉल हेमन के पीछे भाग रहे हैं शायद, और रोमन रेंस और सीएम पंक यहाँ पे और ज्यादा प्रॉब्लम है। अब तक तो देखो ड्रू मैकिंटायर ना सिर्फ या तो फैंस के मजे लेता था या फिर अपने ओपोनेंट के मजे लेता था, अब इसने सीधा डब्ल्यूडब्ल्यू के ही मजे लेने शुरू कर दिए हैं। और आपको याद होगा लास्ट ईयर की रेसलमेनिया में एक बहुत ही वायरल ट्वीट गया था ड्रू मैकिंटायर का, जिसके ऊपर इस टाइम पर भाई 2 लाख से ज्यादा लाइक्स हैं, ठीक है, और उन्होंने लिखा था बोर्ड एट वर्क और साथ में लोल लिख के उन्होंने इसको ट्वीट मार दिया था। अब उन्होंने 1 साल के बाद जब इसकी पूरी एनिवर्सरी हुई तो बताया ये ट्वीट करके कि मैंने डब्ल्यूडब्ल्यू शॉप से पूछा था कि भाई इसके ऊपर तुम मर्चेंडाइज बना सकते हो, ये कर सकते हो, लेकिन उन्होंने इस चीज को लेके जो है मना कर दिया। तो ये उन्होंने सीधा डब्ल्यूडब्ल्यू को भी पब्लिकली लेके आया कि भाई इनकी भी पेलो जरा थोड़ी सी, इन बंदों ने कैसे मुझे जो मर्चेंडाइज है वो बनाने नहीं दिया है। एक दूसरा और ट्वीट करते हैं ड्रू मैकिंटायर, जैसे मैंने आपको बताया भी था कि वो जो ग्लास है वो ड्रू मैकिंटायर की आंखों में चला गया था, तो यहाँ पे ट्वीट करके वो यही बताते हैं स्मॉल स्टेप्स इन द राइट डायरेक्शन, और उनकी आंखों को जो है इवैल्यूएट किया जा रहा है कि सब कुछ सही है मामला है फिर नहीं, तो ऐसा करके जो ड्रू मैकिंटायर है वो बता रहे हैं, ठीक है। और जो मैं आपको वीडियो की स्टार्टिंग में बोल रहा था ना कि डब्ल्यूडब्ल्यू आपको देखनी कैसे चाहिए, भाई इससे बढ़िया तरीके से इसको शब्दों में पिरोया नहीं जा सकता था। ड्रू मैकिंटायर क्यों इतना बढ़िया कैरेक्टर है, ड्रू मैकिंटायर क्यों एक कंप्लीट सुपरस्टार लगता है, क्योंकि उसको पता है कि डब्ल्यूडब्ल्यू की रियल डेफिनेशन क्या है। उन्होंने बोला कि अगर बहुत ही तुमने बढ़िया मैच दे दिया लेकिन उसके बारे में कोई केयर नहीं करता तो व्हाट्स द पॉइंट, तुमको मैच अच्छा डिलीवर करना है, तुमको क्या करना है वो सारी बातों से ऊपर है कि क्या तुम लोगों को इमोशंस फील करवा सकते हो, क्यों लोगों को उस मैच उन्होंने बोला रेसलिंग मैच ऑब्वियसली मैटर करता है, लेकिन वो मैच में लोग इन्वेस्टेड क्यों होंगे, वो उसको क्यों देखेंगे, उसके पीछे की तुमको कहानी फैंस को बतानी होती है। और जब भी तुम बात कर पाते हो, जब भी तुम काम कर पाते हो, तो तुम ऑपरेट करते हो उस इलीट, उस सबसे टॉप लेवल के ऊपर। तो यही देखो सिंपल सी बात है, इसलिए मैं बोलता हूँ कि जो बहुत सारी 5 स्टार मैचेस की सिर्फ कहानी गाते हैं, रैंडमली एग्जीबिशन मैच 2 बंदों को उठवा के लड़ा दे, यार मैंने इसको शुरुआत से कभी पसंद नहीं किया था। इवन जब शुरू में डब्ल्यूडब्ल्यू देखने की समझ भी नहीं थी तो पहले मेरे को इस बात से फर्क पड़ता था कि अच्छा कौन है बुरा कौन है, फिर उसके बाद मैं अच्छा बंदा चुनता था, क्योंकि मैं बचपन से ही बहुत अच्छा बालक रहा हूँ, ठीक है। तो जब अकल नहीं थी तब से ऐसे देखते थे, तो अब जाके तो फिर भी भाई बहुत कुछ पता चल गई है डब्ल्यूडब्ल्यू के बारे में चीज़ें। तो आप भी अगर किसी को इन्फ्लुएंस करना चाहते हो कि भाई डब्ल्यूडब्ल्यू देख ले, तो आई थिंक उसको इस तरीके से बताना सबसे बेटर है। ये ट्वीट दिख गया मेरी नज़र में तो सोचा आपके साथ भी इसको शेयर कर देता हूँ। वो सारे बंदे जो कि शायद इस साल की रेसलमेनिया मिस करने वाले हैं, कुछ शायद है कुछ तो कंफर्म ही हो गए हैं। केविन ओवंस नेम है, शेमस भी भाई लिस्ट में से बाहर है, कहाँ इंटरकॉन्टिनेंटल चैंपियनशिप के लिए उन्हीं के बारे में तो हम लोग इतनी बात कर रहे थे। फिर उसके बाद यहाँ पे सैमी ज़ेन का नेम भी है, जिमी ऊसो का नेम भी है, ये तो शायद आ सकते हैं रेसलमेनिया के मैच में। बेकी लिंच भी गायब है। सोलो सिकोवा भाई इस बंदे के तो हम अरमान सोच रहे थे कि होंगे रोमन रेंस के साथ लड़ने के एट रेसलमेनिया 41, या फिर इनको तो जेकब फाटू भी नहीं मिले। फिर एलेक्सा ब्लिस, ये भी मैं आपको बता रहा था कि इनकी कोई स्टोरी लाइन है जजमेंट डे के साथ, बट इनका भी प्लान जो है कैंसिल हो चुका है और अब चांस है नहीं कि ये होंगे। अंकल हाउडी ऑब्वियसली एंड कैरियन क्रॉस भी, ये तो बंदा कहीं पे भी आ सकता है अगर इसको इरिटेट करना हो। तो ये वो कुछ बड़े बड़े ऐसे नामों की लिस्ट है जो कि रेसलमेनिया मिस करने वाले हैं। एंड कुछ सरप्राइजिंग नेम तो भाई इसमें से सोलो सिकोवा का है मेरे लिए सबसे ज्यादा, क्योंकि लास्ट ईयर तो वही है ना, अगेन रोमन वर्सेस सोलो हो सकता है रेसलमेनिया में, लेकिन भाई बंदे को तो रेसलमेनिया में मैच ही नहीं मिल रहा है यहाँ पे। अगली मंडे नाइट रॉ ना डब्ल्यूडब्ल्यू का गो होम एडिशन होने वाला है और शायद आप इसको सबसे बड़ा बैंगर एपिसोड मान सकते हो। सबसे पहले तो देखो डब्ल्यूडब्ल्यू ने रोमन रेंस को एडवर्टाइज कर दिया है, और ये बात ध्यान रखना कि ये स्मैकडाउन का गो होम एडिशन नहीं है, मंडे नाइट रॉ का है, और वो नेटफ्लिक्स के ऊपर आ चुकी है। तो नेटफ्लिक्स के ऊपर डब्ल्यूडब्ल्यू के समय सबसे ज्यादा नजरें कि कैसे शो को पूरा ऐसा बनाना है कि पूरे पैकेज की तरह फैंस को फील हो। तो सबसे बड़ा एंगल शायद आपका वेट कर रहा है अगली मंडे नाइट रॉ में, रोमन रेंस, सेथ रॉलिंस, पॉल हेमन और साथ में सीएम पंक। वैसे भी जब रोमन रेंस प्रीमियम आदमी शो पर आता है तो शो और ज्यादा प्रीमियम फील होता है। बाकी स्क्रीन पर अभी आपको कल वाले क्रिकेट मैच की वीडियोस दिख रही होंगी, उसको जाके जरूर देख लेना। ये वीडियो आपको अच्छी लगी तो इसे लाइक कर दो, चैनल को सब्सक्राइब कर दो ऐसे और मस्त डब्ल्यूडब्ल्यू से रिलेटेड कंटेंट के लिए। बाकी तब तक फिर लेते रहो जिंदगी के मजे।